सर आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो सबसे बड़े मामला हैं 26 अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, मजीद 28, उस बारे में सर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप इस अहम इशू पर पूरी कौम को अवेयरनेस देने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया है। और मैं इस सिलसिले में आर्टिकल वाइज बताऊंगा कि ये 27th अमेंडमेंट कितनी मुहल्लिक है, कितनी आइन के खिलाफ है, कितनी इस्लामिक प्रोविजन के खिलाफ है। सबसे पहले इसमें 56 अमेंडमेंट्स हैं टोटल 27th अमेंडमेंट में। ये 26 अमेंडमेंट की भी माँ है। ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये जो अमेंडमेंट है एक ब्लैक अमेंडमेंट या काले अमेंडमेंट के तौर पे याद रखा जाएगा। उसकी मुखालिफत हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पहली जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 93 में इन्होंने अमेंड किया है पार्लियामेंट ने। 93 में जो अमेंड है वो किस पर्पस के लिए है, वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जो एडवाइजर 5 एडवाइजर थे उसमें 7 कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई मसला नहीं 7 कर दिए तो हम इतराज क्यों कर रहे हैं? अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया है अमेंडमेंट जरूर करे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में करे, पाकिस्तानी अवाम के मफाद में करे, न कि उसके खिलाफ करे। अब देखिए इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर के 5 एडवाइजर है 7 कर देंगे तो अवाम को क्या फायदा होगा? ये ऑलरेडी पहले से करप्शन करते हैं। इससे नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान का जो रियासत का जो खजाना है उसमें ये मजीद बोझ बढ़ाएंगे। करना तो ये चाहिए था इनको कि 93 आर्टिकल में अमेंड करने के बाद 5 में से 5 करके 5 से 2 करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 130 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अमेंड किया है। उसमें है क्या, बेसिकली जो सीएम के एडवाइजर हैं वहां पर भी 5 से 7 कर दिए। उसके बाद इसमें जो कैबिनेट मेंबर से 15 में से 15 थे उसको 17 कर दिए। उसके बाद ऑल ओवर जो मेंबरशिप थी प्रोविजनल असेंबली की वो 11% से बढ़ा के 13% कर दिया। अब ये जो आर्टिकल 130 में जो अमेंडमेंट किया गया है इससे अवाम का कोई लेना देना नहीं है। इसको पाकिस्तानी जो खजाना है रियासत का उसको लूटने का एक और करप्ट लोगों को एडजस्ट करने का एक नया इन्होंने फार्मूला निकाला। ये आ गया जी आर्टिकल 130। उसके बाद आर्टिकल 200 में उन्होंने अमेंड किया है। आर्टिकल 200 में बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जजेस है, उनको प्रेसिडेंट के हाथ में दिया, यानी सीधे सीधे ये कहीं गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। अगर कोई जज आइन के मुताबिक अवाम को इंसाफ देगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ देगा, वो आइन के साथ खड़ा होगा, हुकूमत के खिलाफ ऐसे डिसीजंस आएंगे, क्योंकि हुकूमत करप्ट प्रैक्टिस में हमेशा पाकिस्तान में मुलविस रही है। हुकूमत कोई ट्रांसपेरेंट काम करती नहीं है, इनका काम होता है एमएफ से पैसे लेके लूट मार। अब कहाँ लूट मार करेंगे तो जब ऐसे फैसले इनके खिलाफ जाएंगे तो कोई जज सुनेगा और तो वो जब चाहे उसको ट्रांसफर करेंगे। तो जज भी सोच समझ के करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। ये आर्टिकल 200 की कहानी आ गई। आर्टिकल 206 में इन्होंने क्या किया है, पहले जो 2 अमेंडमेंट थी, इससे पहले जो अमेंड था वहां पर कंसेंट थी कि विदाउट कंसेंट भी ट्रांसफर कर सकते थे। बाद में जब ये एक्सपीरियंस सही नहीं रहा तो फिर 1973 के अमेंड उसमें आइन में अमेंड करके इसमें सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द जज इन्होंने था कि जज की मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कंसेंट हटा दिया। अगर कोई जज को ट्रांसफर कर देंगे, अगर वो इनकार कर देगा तो उसको रिटायर तक शुरू होगा। अब देखें इसमें भी आप देखें जो अमेंडमेंट है उसकी बेसिक इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है कि किसी भी तरह के तरीके से पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ न मिले। अगर कोई इंसाफ देने वाला जज होगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे कहीं, अगर वो नहीं मानेगा तो उसको निकाल देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं, ये सब इनको एक्सपीरियंस हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो बहादुर जजेस 5-6 वो खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट में 5-6 जो बहादुर जजेस थे वो स्टैंड ले लिया, उन्होंने आइन और सिविल सुपरमेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े हो गए। तो इन्होंने ये तजुर्बा कर लिया है कि अब इनको हम ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना इनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, ना इनकी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको ला गए अब अमेंडमेंट में इनको ये कर दे कि ऐसे जज जो आइन के साथ खड़े होंगे इसी बहाने से ट्रांसफर करके निकाल देंगे। ये इंटेंशन इनकी बेसिकली अमेंडमेंट है। आवाम की कोई इसमें भलाई इसमें नहीं। फिर आर्टिकल 209 है इसमें खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का।
वो जो जुडिशियल कमीशन की बात, अब जुडिशियल कमीशन में क्या हो गया, सारे हुकूमती लोग आ गए, अपोजिशन, और ये जो नुमाइंदे लेंगे गवर्नमेंट के ही जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो भी वो हुकूमती होंगे। पूरा जो 209 है जहां पर जजों को रेफरेंस भेजते, जजों को अपॉइंटमेंट है, निकालने का जो प्रोसीजर सारा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर दिया कि किसी भी तरीके से, किसी भी कॉर्नर से अगर कोई जज कुछ भी इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करेगा, उसको निकाल देंगे। ये आर्टिकल 209 की कहानी है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया। फिर खास तौर पे जो शाराए आफाक इन्होंने अमेंडमेंट किए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में और इस्लामिक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो आर्टिकल 243 है। आर्टिकल 243 में इसने अमेंड कर लिया, ओथ ऑफ आर्म फोर्सेस है, वहां पर फील्ड मार्शल वगैरह को इन्होंने लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दी। और साथ साथ इनमें एक प्रोसीजर भी बताया गया कि फील्ड मार्शल या इनको हटाने के लिए आर्टिकल 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है वो इन्होंने डाल दिया कि यानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पब्लिक सर्वेंट को जो होगा उसको निकालने का प्रोसीजर बता दिया। भाई जो आइन ने इलेक्टोरल कॉलेज के तहत प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका था वो तरीका यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि एक आजादी दे दी उन्होंने कि जो चाहे वो करो, इसको हटाने का इंतहाई मुश्किल तरीकाकार है। आज तक कोई इम्पीचमेंट कामयाब नहीं हुई पाकिस्तान में। अब ये आर्टिकल 243 की कहानी, इसमें देखिए अवाम के लिए क्या है, यहाँ पर करप्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रोटेक्शन है। उसके बाद आए जी आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 में ये डिक्टोरियल आर्टिकल्स हैं दोनों जो अमेंड की गई हैं, इसमें प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या नहीं हो सके, मिसाल के तौर पे अगर वो किसी को मर्डर करता है, कत्ल करता है, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। भाई लाइफ टाइम मजे करो, हजारों को मारो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर अभी तक बने हैं, चंद एक के हट गए, बाकी सब वो बने जो करप्ट थे, जेलों में गए, सजाएं भुगती और पाकिस्तान के खजाने को लूट मार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की। जैसे अभी आप हमारा प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का 10% मशहूर था, लूट मार किया, सिंध को लूटा, पाकिस्तान को लूटा, दुबई में पहले अपने सारे लग्जरी अपार्टमेंट बना दे, स्विस बैंक में पैसे पाकिस्तान का लूट मार करके ले गया, प्रेसिडेंट दूसरी दफा गया। तो ये ऐसे करप्ट सिस्टम को इन्होंने सपोर्ट करने के अमेंड किया। फाइनल में मैं आऊंगा, अब देखो प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल को तो इन्होंने आइन में अमेंड किया, लेकिन एक चीज जो मीडिया में नहीं आ रही वो इंतहाई खतरनाक है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पूरे करप्ट सिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला है। फेडरल आईनी अदालत बनाई गई है, वो यहाँ पर होंगे गवर्नमेंट के जज। यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान में इसको एलिट क्लास कहते हैं, मैं इसको एलिट क्लास नहीं कहता, पाकिस्तान का चोर तबका जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट मार करके आयशी की जिंदगी गुजारे, इन लोगों की करप्शन, चोरबाजारी, जो अगर गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी लेके वहां उठा के लेके वहां गए, जो कुछ भी करेंगे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, MPA, MNA, ब्यूरोक्रेट सबको शील्ड मिलेगा। यहाँ पर इसको पाकिस्तानी, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी को इस नुक्ते को भी देखे कि इन्होंने पूरा इम्यूनिटी दे दी पूरे सबको। अब ये इन्होंने काम किया। अब यहाँ देखे जितने भी मैं आर्टिकल पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहा हूँ, इसमें कहां पर पाकिस्तानी अवाम है, कहां पर रियासत है। मैं ये समझता हूं कि 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 7 जो रियासत की डेफिनेशन उसके ऊपर हमला है, ये रियासत के ऊपर हमला है, रियासत। फिर उसके बाद आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, obedience of law and constitution is the invaluable right of obligation of every citizen। ये कहता है कि आइन के साथ वफादारी करो, आइन के साथ ये